नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। और आपका स्वागत है मेरे चैनल एनजीओ जानकारी में। आप जानते हैं कि इस चैनल में मैं आपसे एनजीओ से संबंधित बात करती हूँ, जहाँ पर एनजीओ से संबंधित सारी जानकारी, रजिस्ट्रेशंस क्या होते हैं, कैसे काम किया जाता है। और अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय है फंडिंग। मतलब एनजीओ के प्रपोजल्स कैंसिल क्यों हो जाते हैं, इस विषय पे हम बात कर रहे थे। इस पे मेरे इससे पहले दो वीडियोस मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रपोजल कैसे लिखें। मैंने ये बताया कि कैंसिल होते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आप प्रपोजल में कैसे लिखें, क्या हेडिंग्स रखें, किस तरीके का प्रपोजल होना चाहिए, कवर पेज कैसा होना चाहिए, और सारी तमाम बातों की हम यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कवर पेज की। कवर पेज मतलब हमारे प्रपोजल का चेहरा। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो कैसे हम अच्छे तरीके से तैयार होके जाते हैं, बस इसी तरीके से हमको हमारे प्रपोजल को तैयार करना है। तो बात ध्यान रखिए, जैसे हमारा कवर पेज आएगा वो थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए। उसमें हमारे एनजीओ का लोगो होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम हमारी संस्था का नाम लिखें। फिर जो हमारा प्रपोजल है उसका हम शीर्षक लिखें। फिर जिसको हम सबमिट करने वाले हैं, डोनर या फंडिंग एजेंसी, उनका नाम लिखें सबमिटेड टू करके। प्रपोजल की अवधि कितनी रहेगी, टाइमलाइन, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, जितना भी, इस ईयर से इस ईयर तक, इसको बहुत प्रॉपर लिखें। किस तारीख को आप प्रस्ताव सबमिट कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप बहुत प्रॉपरली लिखें। और इसके बाद आखिरी में जो बहुत जरूरी है वो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आप अपने जो भी संपर्क का व्यक्ति है एनजीओ में, जो मेन कांटेक्ट पर्सन है, उनका नाम, उनकी पोस्ट, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी जरूर से जरूर लिखें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्यक्ति आपको कांटेक्ट कैसे करेगा। तो जैसे मैंने कहा था, लोगो जरूर लगाएं, इससे बहुत प्रोफेशनल लुक रहेगा। कांटेक्ट डिटेल्स अगर आप देते हैं तो उनको पता रहता है कि आप सारी चीजों को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया किसी भी प्रपोजल को लिखने में, उसका कवर पेज। अब बात आती है सेकंड स्टेप की, और सेकंड स्टेप होती है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, देखिए, हम जब भी कोई प्रपोजल लिखते हैं तो उस प्रपोजल के बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा प्रपोजल क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, राइट। किन लोगों पर ये लागू होगा, क्यों जरूरी है, इससे समाज में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ होता है, अराउंड 150 वर्ड का। लेकिन इसमें आपके पूरे प्रपोजल का सारांश होता है। और यकीन मानिए, जो डोनर होता है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी ही पढ़ता है। तो समरी पढ़ के उसको समझ में आ जाता है कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। क्योंकि यकीन मानिए, इतना बड़ा प्रपोजल पढ़ने का किसी के पास समय यूं भी नहीं है। वो कब पढ़ेगा, सबसे पहले आपका प्रपोजल यहीं से सेलेक्ट होगा। तो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, और हर उस बात का आपको समावेश करना चाहिए जो आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप और भी चीजें कर सकते हैं, प्रपोजल का उद्देश्य दे सकते हैं लिमिट में, छोटे छोटे 150 वर्डों में, 200 वर्ड्स में आपको ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स भी दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी दे सकते हैं, और मोटी मोटी लाइन में आप एक बजट लाइन भी दे सकते हैं। तो इससे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। फिर किस उद्देश्य की वजह से, और बजट कितना होगा। ये मोटे मोटे 4-5 चीजें अगर आप इसमें लिखेंगे ना, और इसके बाद इसका आउटकम क्या रहेगा, ये 4-5 चीजें आप मोटी मोटी इसमें लिख देंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अगेन, कवर पेज, एग्जीक्यूटिव समरी। चलिए बढ़ते हैं तीसरी चीज। तीसरा जो टॉपिक है या स्टेप है वो है संस्था का परिचय। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आपने स्टार्टिंग में नाम लिख दिया, ये सफिशिएंट नहीं है। क्या करना है आपको, ये इसमें आपको अपने एनजीओ के बारे में बताना है। संस्था कब रजिस्टर हुई, उसके मिशन क्या हैं,
विजन क्या है, अभी तक की सक्सेस स्टोरीज क्या क्या हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं। ओके, तो ये पूरा एक पेज होता है हेडिंग में, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है, तो आपको इसमें डालना चाहिए। तो आउटकम भी आ गए, प्रोग्रेस भी आ गई, सक्सेस भी आ गई, और हमारे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं ये भी आ गया, मिशन भी आ गया, विजन भी आ गया। तो ये सब चीजें इसमें आपको ऐड ऑन करनी है। तो हमारा हो गया कवर पेज, एग्जीक्यूटिव समरी, और ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन। अब आता है समस्या का विवरण। हम जिस विषय पे प्रपोजल लिखने वाले हैं उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट याद रखिएगा। ये एनजीओ जैसे आप लिखेंगे तो आप भी स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि हमारी संस्था किस समस्या के ऊपर काम करना चाहती है, किस समस्या को हल करना चाहती है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, या महिलाओं का स्वास्थ्य हो सकता है, या बहुत सिंपल से मैं बात करूं, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो यहाँ की जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जितने भी जलाशय हैं या नदियां हैं उनको हम स्वच्छ करने का काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो ठीक है, लेकिन इसका जो है ना प्रॉब्लम क्या है, उनके अस्वच्छ रहने से क्या समस्या हो रही है। क्या गंदा पानी पीने में आ रहा है, क्या गंदगी फैल रही है, क्या उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, महिलाओं के अशिक्षित होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, यदि महिलाओं में स्वास्थ्य के लिए आप काम कर रहे हैं तो उस बीमारी की वजह से उनको क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होना चाहिए। हो सके तो आप इसमें अगर हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दें, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो एजुकेशन का डेटा दें, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट आई हो, कोई रिसर्च आया हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आया हो तो आप उस सोर्स को वहां पर जरूर ऐड करें ताकि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ऑथेंटिक हो। अगला है प्रोजेक्ट रैशनल या परियोजना का औचित्य, क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। हमने अभी लिखा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन यहां पर आप ये बताते हो कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। समस्या तो है, लेकिन उस समस्या का समाधान हम किस तरीके से करेंगे ये हमारा रैशनल होता है, ठीक है। तो कैसे आप ये इसमें बताएंगे कि आपका जो एनजीओ है इस क्षेत्र में काम करके समाज में एक उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है, और इसमें आप किस योजना के तहत काम करेंगे। लेट्स से अगर आप नदियों की सफाई का काम करते हैं तो कैसे करेंगे, आप नगर निगम के साथ इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, आप वॉलेंटियर्स इन्वॉल्व करेंगे, या आप कोई स्वयं सहायता समूह की मदद लेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको हम किस तरीके से करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। इसमें आप एक पॉइंट हमेशा लिखना कि यदि ये चीज नहीं की गई तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे। तो अगले को समझ में आएगा कि नहीं यार, ये काम कर रहे हैं और इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये हैं, और ये नहीं होगा तो इसके नुकसान ये होंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट देने के विषय में वो व्यक्ति सोचता है। तो उद्देश्य ये है कि आपको डोनर को विश्वास दिलाना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपको वो प्रपोजल वहां पर लिखना चाहिए। तो मेरे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। मैं हालांकि ये पूरे जो 15 पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, हेडिंग इसकी दूंगी, बाकी तो आप अपने प्रपोजल के हिसाब से लिख ही लेंगे, है ना। अब अगला, उद्देश्य और लक्ष्य, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। हमारे गोल मतलब जैसे हम कैसे कहूँ मैं कि हम मान लीजिए विमेन्स हेल्थ के लिए काम करें। अभी जो है वो सर्वाइकल कैंसर का बहुत ज्यादा महिलाओं में चल रहा है, हम देखते हैं, लोग काम भी करते हैं। तो हमने प्रॉब्लम लिख दी कि सर्वाइकल कैंसर की समस्या है, हम इसमें क्या क्या करेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या है ना। तो गोल, सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है इसके विषय में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। तो मासिक धर्म के दौरान अस्वच्छता या कई तरह की परेशानियां होती जिसके कारण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया, तो ये बताएंगे। तो ठीक है, हम जागरूकता बढ़ाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हाइजीन पे ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन हाइजीन पुअर एरियाज में अभी भी जो है वो इस पे खर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम जो है वो सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे,
है ना। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक स्लम एरिया अडॉप्ट करेंगे, कोई भी एरिया अडॉप्ट करेंगे और वहां पर हम पर्टिकुलर ध्यान रख के उसको पायलट करके दिखाएंगे। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि एक एरिया को इस कैंसर से मुक्त करना, इसके लिए हम ये काम करेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि जो है वो पर्टिकुलर गोल्स क्या रहेगा, गोल ये है कि हम अगले 6 महीने में ये इम्पैक्ट दिखाएंगे। तो इन सब चीजों का आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स में और गोल्स में, लक्ष्य में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो हमारा इस तरीके से हम बता देंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, 1 2 3 4 जो भी हैं, 1 2 3 4 हेडिंग्स में डालेंगे। और गोल्स में हमारा गोल ये है कि अगले 6 महीने में हम ये इम्पैक्ट करके दिखाएंगे। ओके। अब अगला पॉइंट ये आता है कि हमारे टारगेट एरिया क्या होगा और बेनिफिशरीज क्या होंगे। अभी मैंने बताया था कि हम स्लम एरिया अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि पर्टिकुलर शहर की ये वाली जो एक बस्ती है या एक एरिया है, हम इस एरिया को के अंदर अंतर्गत काम करेंगे। मतलब हम बहुत बड़ा बड़ा, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा ऐसा ना करके एक पर्टिकुलर एरिया टारगेट करेंगे और उस एरिया में ही हम काम करेंगे। और इसमें रहने वाली 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितनी भी पॉपुलेशन है वो हमारी बेनिफिशरीज होंगी। ठीक है। अब बेनिफिशरीज में मैंने आपको याद है, जब स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि हम बेनिफिशरीज के सिर्फ नंबर लिख देते हैं। नहीं, इतनी महिलाएं, इतनी किशोर युवतियां और इतने लोग, जैसे भी जो भी होंगे, जो भी हमारी योजना होगी। अगर हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो हमको महिलाओं को बताना पड़ेगा। अगर हम कॉमन पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो पुरुष, महिला, बच्चे, सारे लोगों को बताना पड़ेगा। बट नंबर्स, इस एरिया में इतने वार्ड्स हैं, हाँ, यहाँ इतने जोन्स हैं और इनके अंतर्गत इतनी पॉपुलेशन है, इसमें इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने बच्चे हैं, इन सबको टोटल इम्पैक्ट इतना होगा। जब आप इतने तरीके से करेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में आपने रिसर्च की हुई है। और प्रयास कीजिए कि कोई रिसर्च आप उसमें जरूर लगाएं। सर्वे रिपोर्ट मांगते हैं ना कई बार, भले उन्होंने सर्वे रिपोर्ट नहीं मांगी, लेकिन आप उसमें सर्वे रिपोर्ट दीजिए। अगेन, आप गवर्नमेंट का कोई डेटा या कोई भी रिसर्च या कोई न्यूज़पेपर की कटिंग आप उसमें लगा सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि हाँ, रियली ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसके बाद अगला जो आता है वो हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। हम यहाँ करेंगे, हमने ये तो बता दिया कि हमारा टारगेट एरिया है, अब हम इसको कैसे करेंगे 1 2 3 4 स्टेप में। तो यदि हम मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियां करते हैं तो हम घर घर जाकर जानकारी देंगे, या हम जो है वो उन महिलाओं को इकट्ठा करके प्रशिक्षण देंगे, या हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, या हम आंगनवाड़ियों के माध्यम से अप्रोच करेंगे, क्योंकि किशोर महिला बच्चियां वहां पर आती हैं, एडोलसेंस के लिए काम होता है। तो इस तरीके से आशा कर वर्कर्स को हम इन्वॉल्व करके काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बताते हैं। हम अवेयरनेस रैलियां निकालेंगे, या हम ऐसे छोटे छोटे अवेयरनेस वीडियोस बनाएंगे जिनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें कर सकते हो, पर आपको उसमें स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू होगा। इम्प्लीमेंटेशन प्लान है ये, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, कब शुरू होगा, कब तक चलेगा और कैसे करेंगे, है ना। ये आपको इसके अंतर्गत लिखना पड़ेगा। आप इसमें गैंट चार्ट भी जोड़ सकते हैं। गैंट चार्ट जो होता है, सॉरी मैंने अभी बनाया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है, लेकिन मैं अभी शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ बनाया नहीं इसके ऊपर। गैंट चार्ट में क्या होता है, सब प्रॉपर दिखता है। इस मंथ में जैसे ये ईयर है, इस ईयर में ये 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर में ये गतिविधियां की जाएंगी। पहले क्वार्टर में ये होगा, दूसरे क्वार्टर में ये, तीसरे क्वार्टर में ये, चौथे क्वार्टर में। इसमें बहुत स्पेसिफिक दिखता है। जब भी मतलब आपके 10 पेज पढ़ने के बजाय वो व्यक्ति एक पेज में सारी चीजें देख सकता है, उसको गैंट चार्ट बोलते हैं। ठीक है। या आप उसको टाइम टेबल भी बोल सकते हैं, वो भी लगाते हैं। बड़े बहुत व्यवस्थित बनता है, एक अच्छे प्रपोजल की निशानी होता है गैंट चार्ट, यदि आप उसमें बनाकर लगाते हैं तो। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ये सब हम काम करेंगे तो सही, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम क्या होगा, सबसे पहला परिणाम तो इतने लोग जागृत होंगे, इतनी महिलाएं जागृत होंगी, इतनी किशोरियों को इसकी जानकारी मिलेगी, इतने लोगों का परीक्षण हुआ, मतलब महिलाएं या पुरुष जो भी नंबर होगा,
इतनी महिलाओं का परीक्षण हुआ, इतनी महिलाओं में ये परेशानी निकली, इतनी महिलाओं की जांच हुई, इनके दौरान ये दिक्कत हुआ और इनका जो इलाज शुरू करवाया गया और फिर इलाज के बाद जो है वो आउटकम निकला, जो भी तबीयत ठीक हुई नहीं हुई जो भी रहा हो, एक्स वाई जी। तो ये करना है। और फिर एक जो मोटा मोटा होता है कि हम स्टार्टिंग में बताते हैं कि इतने लोगों को आएगी, हम देखिए प्रपोजल लिख रहे हैं, हुआ नहीं है, ये रिपोर्ट में हम लिखेंगे कि हो गया, लेकिन इसमें हम बताएंगे कि इतने परसेंट महिलाओं को जानकारी दी जाएगी, इतने लोग जो जागृत होंगे, इतने लोगों की जांच होगी, इतने उसमें से इतना परसेंट जो है, जैसे मान लीजिए आमतौर पे माना जाता है, जैसे मैंने टीबी में बहुत काम किया तो उसमें हम लोग कैसे करते हैं कि 100 लोगों से अगर आप बात करोगे तो 10 लोगों को लक्षण मिलेंगे, और 10 लोगों की जांच करोगे तो एक को बीमारी निकलेगी। ऐसे ही इसमें भी होता है। अ, अगर आप जब डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने लोगों की जब जागृत जागृत किया जाएगा तो इसमें से इतने लोगों को इतने सिम्टम्स निकल सकते हैं, और इसमें से इतनों की जांच होगी तो इतना लोगों को बीमारी निकल सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हम उनको बताएंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा होगा। और आखिरी में हम एक बहुत सिंपल सी हेडलाइन दे सकते हैं, टैग दे सकते हैं कि हाँ, हमारे ये काम करने से कम 30% लोगों को या 20% लोगों को जो है वो इसका फायदा मिलेगा, या इतने लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना तो बहुत इम्पैक्टफुल हमारा प्रपोजल होता है, और जो हमारा डोनर है, जो हमारी फंडिंग एजेंसी है, उसको समझ में आता है कि हाँ, आपको जो पैसा वो देने वाला है उसका रियली इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है साहब। अब चलते हैं अगले प्रपोजल, अगले स्टेप पे। और अगली स्टेप क्या है? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये बहुत जरूरी है। आप कर तो लोगे लेकिन उसको मॉनिटर कैसे करोगे? ठीक है ना। कोई भी चीज बहुत सिंपल सी चीज है। हम बच्चों का होमवर्क भी करते हैं तो उसको मॉनिटर करते हैं। हम कोई भी चीज होती है तो हम उसको इवेल्युएट करके चलते हैं। ये हमारा प्रपोजल है ना। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा इम्पोर्टेंट काम है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन कैसे होगा। तो मॉनिटरिंग क्या होता है और इवेल्युएशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम जो हमारा प्रपोजल है उसकी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे, दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। जो भी काम होगा, हमने लिख के दिया कि हम इतने समय में ये गतिविधियां होगी, इतने समय में इतनी स्वच्छता रैलियां होंगी, या इतने स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, है ना। तो अगर आपने बोला कि मैं एक क्वार्टर में 4 स्वास्थ्य शिविर लगेंगे हमारे, इतनी रैलियां निकाली जाएगी, इतने लोगों को पर्सनल टच किया जाएगा, या कोई भी इतने इतने वीडियोस बना के वहां पर सर्कुलेट किए जाएंगे, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये किया जाएगा, तो जो आपने लिखा है वो एक्चुअल हुआ है कि नहीं हुआ है, दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। और ये कैसे होता है? आपकी मंथली रिपोर्ट से क्या होना था और क्या हुआ। जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपने क्या किया है, और एक्चुअल टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो हमारे जो है वो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में हमारे जो आउटकम इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम ट्रैक करते हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है वो रिपोर्ट बनती है, और रिपोर्ट हमको बताती है कि भाई हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। और ट्रैक करना जो होता है वो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में आता है। अब सस्टेनेबिलिटी का प्लान, अगली जो स्टेप होती है वो सस्टेनेबिलिटी। देखिए, हर डोनर जानना जानना चाहता है कि मैंने आपको इतने समय का पैसा देके उस काम को शुरू करवा दिया, लेकिन अब इस काम को आप जारी कैसे रखोगे? तो आपका हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी वाला प्लान होना चाहिए। आपने किया, आपने कहा कि साहब ये जो है हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लेट से 1 साल का है, लेकिन 1 साल के बाद आप इसका असर कैसे रख सकते हैं? अगर आपको फंडिंग नहीं मिली तो क्या आप काम करना वहां पर बंद कर दोगे? तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप काम करोगे तो आपकी टीम काम करेगी, उनको फंड भी देना पड़ेगा और मैनेज भी करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी में आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि वहां पर आप बैकअप टीम बना दो, ताकि आपके बाद वो वहां पर उस चीज को कंटिन्यू कर सके। तो जैसे आपने आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इन्वॉल्व किया, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है, कल को उनके पास कोई इस तरीके का व्यक्ति आता है तो वो उसको गाइड कर पाती है।
इसके अलावा आप उस फील्ड में वॉलेंटियर्स की टीम बना सकती हैं, जो उस एरिया में, देखिए अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। तो जो वॉलेंटियर है वो वहाँ की जगह आपके बाद, आपका प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद काम कर सकती है। तो ये आप कर सकते हो। लोकल पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हो, उस एरिया में कोई लोकल एनजीओ काम कर रहा है उसके लिए काम कर सकते हो। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ, इन केस यदि हमारा प्रपोजल या प्रोजेक्ट 1 साल बाद खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये इस तरीके से सस्टेन होगा, इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, अब आपको बताना पड़ेगा कि ये सब हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया प्रपोजल, पूरा प्रोजेक्ट लिख दिया। अब इस प्रोजेक्ट को कौन संभालेगा? तो आपका जो है वो एक टीम होनी चाहिए प्रॉपर। और वो टीम जो है वो प्रॉपर हायरार्की होना चाहिए। कैसे रहेगा? हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर रहेगा। उस मैनेजर के नीचे ये असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे या सुपरवाइजर्स रहेंगे, या फील्ड टीम रहेगी, या वॉलेंटियर्स रहेंगे। फिर इसमें एक जो है ये फाइनेंस देखने वाला रहेगा, एक जो है वो ऑफिस देखने वाला रहेगा। तो ऐसे आपको प्रॉपर एक हायरार्की बना के और बहुत प्रॉपर तरीके से उसको मैनेजमेंट टीम का वहां पर इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ताकि उनको लगेगा कि हाँ भाई, आपने पूरा होमवर्क किया हुआ है। प्रपोजल चलाना इट्स नॉट इजी थिंग। यदि आप प्रपोजल चला रहे हो तो आपने पूरा विचार करके रखा है कि हाँ भाई, ये प्रपोजल, ये जो प्रोजेक्ट है चलेगा कैसे, प्रोजेक्ट रन कैसा होगा, कौन इसको देखेगा, कौन इसको मैनेज करेगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इससे उनको पूरा पता चल जाता है कि हाँ, आपने सही तरीके से पूरी प्लानिंग करी है और आगे जाके आप इस प्रोजेक्ट को सफल कर पाओगे, क्योंकि आपने इसके बारे में पूरा का पूरा सोच रखा है। अब अगला पॉइंट आता है पार्टनरशिप। अकेला चना बाहर नहीं झोक सकता, हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको जो है वो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। जिससे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप स्वच्छता का काम करते हो तो आप किसके साथ काम करोगे? क्या आप नगर निगम के साथ काम करोगे? क्या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करोगे? क्या आप वहाँ के किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों को इन्वॉल्व करोगे? क्या कोई मैनेजमेंट टीम के एमबीए के बच्चों को हायर करोगे ताकि उनकी इंटर्नशिप भी हो जाए, आपका काम भी हो जाए? या फिर आप इसमें कोई टेक्निकल सपोर्ट लोगे? अगर आपको मॉनिटरिंग के लिए कोई टेक्निकल पर्सन चाहिए, कोई कंसल्टेंट चाहिए जो उस फील्ड का मास्टर है, आप किसके साथ पार्टनरशिप करोगे, ये आपको बताना पड़ेगा। तो जब आप लोगों को इन्वॉल्व करके काम करते हो ना, कि हाँ, हम इनको भी लेंगे, इनको भी लेंगे, इनको भी लेंगे, सबके सामूहिक सहयोग से हम ये काम करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अगले को लगता है कि हाँ, आप अकेले कुछ नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अकेले नहीं रखना चाहते हो, आप सारे लोगों को साथ में लेके काम करना चाहते हो। तो ये जो है वो पार्टनरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट समरी। बजट हमारा बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, प्लस हर कॉस्ट का हमारा विवरण होना चाहिए वहां पर, है ना? कितना बजट चाहिए, किस हेड में खर्च खर्च होगा। मैंने उसमें भी बताया था आपको पहले वाले में कि अगर लोकल ट्रेवल है, बाहर का कुछ है, स्टे है, टीम काम करेगी तो टीम को पैसा जो आप दोगे, है ना? तो इसमें हेड्स होते हैं। पर्सनल का कितना रहेगा, क्या आप कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, क्या आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका लोकल ऑफिस का खर्चा कितना रहेगा, आप कोई कंसल्टेंट हायर करोगे तो आप उसको कितना पैसा दोगे। तो ऐसे प्रॉपर हेड्स होते हैं। तो आपको पूरा बताना चाहिए कि ये इस तरीके से है। जब आप कॉस्ट शेयरिंग वगैरह करते हैं तो इसको आप बहुत प्रॉपर एक्सेल शीट में बजट बना कर दें, ताकि उनको पता रहे, मैनेज्ड रहे सारी चीजें, कैलकुलेशन प्रॉपर रहे, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, आपने सारी चीजें प्लान करके दी है। तो ये इसमें स्टेशनरी, आईसी मटेरियल, ये सारी चीजें जब कोई प्रपोजल लिखोगे ना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आप सोचो, शुरू से आखिर तक आपको सोचना, अच्छा ये है, क्या क्या खर्चा लगेगा। बहुत सिंपल है। जब हम हमारे घर में शादी करते हैं तो हम बजट बनाते हैं ना, कैलकुलेट करके चलते हैं। अच्छा, पत्रिका में इतना लगेगा, हॉल में इतना लगेगा, खाने में इतना लगेगा, गहने जेवर इतने के आएंगे, गेस्ट गिफ्ट इतने जाएंगे। सब कैलकुलेट करके चलते हैं ना, परिवार में ये खर्चा होगा। तो ये सब हेड्स होते हैं ना, बस यही हेड्स आपको अपने बजट में भी रखना है। और आखिरी में आता है एनेक्जर्स या परिशिष्ट। एनेक्जर्स मैंने बताया था ना कि लोगों को समझ में नहीं आता एनेक्जर्स क्या होते हैं।
अब आपने जो जो भी चीजें बोली ना वो सब आपको इसमें लगाना है। कैसे? आपने कहा कि मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन एनजीओ का ही रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बायलॉज, फिर मेंबर लिस्ट, फिर हमारे पास जो जो भी रजिस्ट्रेशन है, एनजीओ दर्पण, 12A, एटीजी, सीएसआर, हमारी ऑडिट रिपोर्ट, हमारी एनुअल रिपोर्ट, हमने जो अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई सर्वे बनाया है तो वो सर्वे रिपोर्ट, या फिर हमने लाइक बजट बनाया है तो बजट शीट, और भी सारी चीजें जो भी आती हैं वो उसमें हमको ऐड कर देना चाहिए आखिरी में, बजट प्रपोजल के एकदम एंड में लगा देना चाहिए। या आप पीडीएफ के रूप में भी संलग्न कर सकते हो। जब आप इतनी चीजें व्यवस्थित तरीके से करते हो तब आपका प्रपोजल कंप्लीट होता है। ठीक है? तो आप इन चीजों का, जब ये 15 स्टेप्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रपोजल कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टेप्स। जिस तरीके से आप बजट लिखें, प्रपोजल अगर लिखेंगे तो आपका प्रपोजल 100% सक्सेसफुल होगा। इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें, इन स्टेप्स का जरूर ध्यान रखें। तो और इन बातों को ध्यान में रख अगर प्रपोजल बनाएंगे तो 100% आपका प्रपोजल आगे बढ़ेगा, प्रभावशाली होगा, और एक्सेप्ट भी होगा, और आपको फंडिंग भी मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, अपना प्रपोजल लिखें। अगर मैंने कोई पॉइंट इसमें छूटा है तो आप मुझे जरूर बताएं। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताएं। और ये बात जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो ये भी बताइएगा कि अच्छा क्यों नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरीके की मदद मिले कि प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।